अब मैंने उम्मीदें करना छोड़ दिया है। अब मैंने उम्मीदें करना छोड़ दिया है। अब मैंने अपना रुख मोड़ दिया है। मेरा हर कदम अब सिर्फ मंजिल की ओर होगा। मेरा हर कदम अब सिर्फ मंजिल की ओर होगा। आज भले अंधियारा हो, आज भले अंधियारा हो, पर मेरा भी सूर्य उदय होगा, पर मेरा भी सूर्य उदय होगा। मेरे पास अब सिर्फ सच्चे सपने हैं। मेरे पास अब सिर्फ सच्चे सपने हैं, और वही सिर्फ मेरे अपने हैं, और वही सिर्फ मेरे अपने हैं। हासिल जो तुम ना कर सको वो कल्पना है। हासिल जो तुम ना कर सको वो कल्पना है, और जो तुम पूरा कर लो वही सपना अपना है, और जो तुम पूरा कर लो वही सपना अपना है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो अपना गोल आपने लाइफ में डिसाइड किया है उसकी ओर आप आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में गोल का होना, लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, वे कहीं पहुंच भी नहीं पाते हैं। क्योंकि आपको ये बातें साफ साफ पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, कहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपके पास एक विजन होना चाहिए, और उस विजन के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही देना चाहिए, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पढ़ना ही चाहिए। सब लोगों के अपने जीवन में अलग अलग गोल होते हैं। किसी को अपनी दुकान अच्छी चलानी है, किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, किसी को अच्छे से खेती करनी है, किसी को एक अच्छा व्यक्ति बनना है, किसी को जो है वो समाज के लिए कुछ करना है। मतलब गोल हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि समाज में हम सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। हार्ट कनेक्ट के आज के एपिसोड में हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे और उन पर हम बात करेंगे। पिछले जो एपिसोड्स थे उनके बाद मेरे पास रिस्पांस आया कि सर आपने हमें जो सॉल्यूशंस बताए हमने उनको इंप्लीमेंट किया, हमने सोचने का नजरिया थोड़ा चेंज किया और उससे जिंदगी में काफी फर्क पड़ा। मैं कहता हूं कि फर्क यदि एक व्यक्ति की जिंदगी में भी पड़ता है ना, उसका भी मायना है। मतलब देखो, कभी भी परिवर्तन जो होता है ना, वो कभी भी बड़े स्तर पर नहीं होता है। परिवर्तन हमेशा छोटे स्केल से शुरू होता है और फिर उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। कभी बायोमेंटस ने या मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम जो है वो कश्मीर के दूर दराज के इंटीरियर के इलाकों में भी पहुंचेंगे, वहां पर भी बच्चा अच्छा स्कोर करेगा। और ऐसे हिस्से जहां पर इंटरनेट कम रहता है या इंटरनेट कम कई समय बंद रहता है, वहां पर भी बायोमेंटस अपना इंपैक्ट दे पाएगा। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या मानते हैं कि बायोमेंटस इतना सफल क्यों हुआ, कि लोगों तक पहुंचा, या ऑनलाइन एजुकेशन इतना सफल कैसे हुआ, तो मैं कहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ है जियो का। यस, रिलायंस जियो जो है उसने भी एक क्रांति में बड़ा रोल प्ले किया है। उसने इंटरनेट को सस्ती कॉस्ट में घर घर तक पहुंचा दिया। उसने डीप से डीप इलाकों में पहुंचा दिया। पहले भी इंटरनेट प्रोवाइडर थे पर बहुत महंगा था। सस्ता किया, कॉस्ट इफेक्टिव किया, और बदलते हुए वक्त में हमको समझ में आया कि हमारा मोबाइल जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो। खैर, आज हार्ट कनेक्ट में हम दूसरी समस्याओं पर बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं बेटा, आप में से कई लोग मुझे भेजते हैं, तो मैं उनमें से सिलेक्टेड प्रॉब्लम मेरी टीम मुझे सिलेक्ट कर देती है, और जो लगता है रिलेवेंट है, अधिकांश लोगों को जो एड्रेस कर सकते हैं, ऐसी समस्याओं को हम लेते हैं। तो बिल्कुल एकदम कई लोगों ने मुझे जो है वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी भेजे उन्होंने कि सर हमने दिखा लिया पिता डॉक्टर को, अब ये आपको भेज रहे हैं, आप क्या बताओ। तो बेटा वो हम एंटरटेन हार्ट कनेक्ट में नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है आपको, वो ये है, किसी को घर की बात बोलने की इच्छा तो नहीं करती है, पर जैसा भगवान के पास लेटर लिखा जाता है वैसे ही मैं सर आपको कुछ बताना चाहते हो। घर की हालत अच्छी नहीं रहती,
मम्मी बहुत परेशान रहती हैं, दोनों जगह करती हैं और मैं भी ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, वह मम्मी को पता है, पर बाबा ने अपने कर्मों के द्वारा ऐसा कुछ कर चुके हैं कि हम अपने ही घर में इतने परेशान रहते हैं। मुझे लगता है कि सच में अगर अपनी माँ का जो सैलरी है वो ठीक से मिलता, जो उनका एक्चुअल सैलरी है, तो शायद हम लोगों के घर में इतना हंगामा नहीं होता और मैं भी मन लगा के पढ़ाई कर पाती। सर, इन सब बातों को लेके मैं बहुत परेशान रहती हूँ और प्रैक्टिस नहीं कर पाती, मन लगाकर आजकल लेक्चर अटेंड नहीं कर पाती। आप तो इतने अब तो इतने पीछे हूँ कि कमांडर्स का कॉल भी अटेंड करने में बुरा लगता है कि मैं इतने पीछे चल रही हूँ। जुलाई से मेरे सर में दर्द होता है, पर डॉक्टर को दिखा नहीं सकते, विलेज में नहीं है और शहर जाने का पैसा भी नहीं है। अगस्त में मेरे पेट में दर्द होने के कारण पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाया और अभी बहुत बैकलॉग है और बैकलॉग लगने के कारण घर का इशू था। मैं बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, पर पूरा दिन घर का माहौल बिगड़ा रहता है और मैं मन लगा के पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। नाउ दिस इज ए बिग इशू। सर प्लीज़ बोलिए मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लाइफ में माँ को छोड़ के ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाऊँ, और आज माँ भी परेशान रहती है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, अब देखो ये जो मेल है, इस मेल में एक समस्या का जिक्र किया गया है, वो ये है कि घर का माहौल जो है किसी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते ठीक नहीं है और इस तरह की प्रॉब्लम आप कई घरों में हमको देखने मिलती है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं एक ही बात बोलूं कि आपका जो मेल सिलेक्ट किया, आपने लिखा कि इसे भगवान के पास लेटर लिखते हैं, वैसे मैंने आपके लिए लेटर लिखा है, तो मैं अपने आप को खैर ईश्वर से तो तुलना नहीं करता हूं, लेकिन आपने लिखा, आपका संदेशा मेरे तक आया, पहुंचा, मेरे को दिया मेरी टीम ने। और अब एक बात बता दूं मैं आपको कि जब भी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से घर गुजरता है, कोई भी परिवार जब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है ना, तो वो क्राइसिस जो है वो टेम्पररी होती है। कोविड के चलते जो है पिछले 1 साल 1.5 साल में कई घरों में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब अस्थायी समस्याएं। देखो बेटा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप अपनी एजुकेशन बेहतर प्रकार से करें। यदि आप घर के माहौल के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप विशियस साइकिल में फंस रहे हैं। विशियस साइकिल का मतलब होता है दुष्चक्र का होना, कि आपके घर का माहौल बिगड़ेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, तो आपके घर का माहौल बिगड़ा रहेगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर और गरीब रहेंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो और समस्याएं ऐसे चक्र में चल रही होंगी। हाउ यू कैन, आप इस चक्र से बाहर कैसे निकलते हैं, कि हाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस साइकिल। इससे बाहर निकलने का तरीका ये कि घर का माहौल बिगड़ रहा है, आप और पढ़ रहे हैं, घर का माहौल गड़बड़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा मेहनत करके आप सफल हो गए, सफल होने के बाद कुछ सालों बाद अपने पैरों पर आप खड़े हैं और अब घर का माहौल नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, पूरे परिवार की सेहत अच्छी रहेगी, पूरा परिवार चक्र से बाहर निकल गया। तो तू सोच बेटा कि तुझे क्या चुनना है। तू चाहती है कि चक्र में गोल गोल घूमते रहें। लेटर में तुमने लिखा अभी इसमें हेडिंग में कि मां सुसाइड करने को बोलती है, क्या करें कि मां परेशान है, उसे भी सपोर्ट चाहिए, वो तुम्हें सपोर्ट देती है, तुम खुद परेशान चल रहे हो, तुमको परिवार का सपोर्ट सिस्टम बनना है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो प्लीज डोंट गेट ट्रैप इन द विशियस साइकिल, इस दुष्चक्र में मत फंसिए। मैं कह रहा हूं ना, वक्त बुरा होगा और मेहनत करेंगे, क्योंकि वक्त को अच्छा करने का एक ही तरीका है, वो है एफर्ट करना, एक्स्ट्रा एफर्ट करना, और एफर्ट करना, कि वक्त को भी शर्म आ जाए कि यार बदलना पड़ेगा इसके लिए। ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है। याद रखिए, ये चीजें भी झुकती हैं,
झुकाने वाला चाहिए आदमी दम के साथ में। तो तुम इस चक्र से बाहर निकलो, ठीक है। बैकलॉग लग गया है, कमांडर का कॉल रिसीव नहीं कर, ये एस्केपिज्म है, ये भाग जाना है। अरे कमांडर का कॉल रिसीव कीजिए, बोलिए उसको कि मैं दीदी सर मैं प्रॉमिस करती हूं अगली बार आप कॉल करोगे मैं इतना हिस्सा पूरा करूंगी, और जुट जाइए उसके बाद के वायदे कीजिए और वायदों पे खरा उतरने की कोशिश कीजिए, होगा। और तुम ही वक्त को बदलोगे, याद रखना अच्छे से, ये कोई कोरी बातें नहीं है। मैं कह दूं आपसे कि ये चक्र में चल रहा है, तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम कहां फंस गए हो, उससे निकलने का तरीका है कि आप बैकलॉग बंद कीजिए लगाना, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुछ अचीव कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन पे लेके आइए। आप देखिए पूरा घर का माहौल ठीक हो जाएगा। क्या पिताजी ने क्या माताजी ने क्या, अब ये पुरानी बातें पड़ जाएंगी आने वाले 10 सालों बाद, तुमने क्या किया, लोग तुमसे ये पूछेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का। सर मेरी बड़ी सिस्टर और मैं दोनों 12th में, मेरी सिस्टर को घर वाले घूमने की आजादी देते हैं, दोस्तों के साथ रहना खेलना सब आजादी है उसको बचपन से, और मुझे 11 साल के बाद से घर से निकलने नहीं देते मेरे पेरेंट्स। अब मैं 18 का हो गया, फिर भी क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़के का संगत खराब होता है, मुझे रोना आता है और पढ़ाई में भी बहुत स्ट्रेस होता है, मेरा बॉडी भी बहुत वीक हो गया है, फिर भी पेरेंट्स कहते हैं कि बहाना बना रहा है। बचपन से एक बार भी क्रिकेट नहीं खेला और दोस्तों के साथ ज़्यादा रहा, फ्रेंड्स भी टीज करने लगे हैं, मैं इंट्रोवर्ट बन गया हूं और रिलेटिव से भी बात नहीं कर पाता, लैक ऑफ कन्वर्सेशन स्किल की वजह से। I study in class 12th and when I turned 18 now I am in stress for 2-3 months because I spent and sometime wasted my childhood only in studying and watching stuff. My parents don't allow me to meet my friends since I was 12. I haven't played a single outdoor game since 2016 and starting to get weak. They fear that I will learn bad manner by my friend circle, which is completely wrong. I control many time to resist this desire, but now it's going out of patience. My parents think I want to become bad boy. I even lost interest in studies because of it. Please suggest me what to do. I am stuck in my house before and after lockdown, which made me completely introvert and I can even do conversation with my relative because मतलब सेम चीज को आपने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है इसको प्रॉब्लम को, ठीक है। प्रॉब्लम ये है आपका कि आपका बोलना ये है कि घर वालों ने आपकी बहन को परमिशन दे रखी, वो बाहर जाके अपनी सहेलियों में मिल सकती है, बाहर जाके वो बाहर जा सकती है, लोगों से इंटरेक्ट कर सकती है, लेकिन आपको परमिशन नहीं दे रखी है। ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है क्योंकि हमने इसका उल्टा देखा अब तक हमने जो महसूस किया है कि घर वाले लड़कियों को बाहर निकलने से रोकते हैं, लड़कियों को बाहर जाने से रोकते हैं, बहुत ओवर केयर करते हैं उनको, जो है वो कई जगह पे वो नहीं जा पाती हैं, और वो गलत नहीं है, वो उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का क्राइम है, कई हिस्सों में ऐसा है। जैसे मुंबई इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी सेफ, मुंबई बहुत सेफ है, लेकिन दिल्ली को उतना सेफ हम नहीं बोल सकते। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये आंकड़े देख के बता रहा हूं मैं। तो कई शहर ऐसे हैं, से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज मच सेफर एज कंपेयर टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया फॉर गर्ल्स, ठीक है। लेकिन आपके मैटर में मामले में उल्टा है, आपके मामले में ये है कि घर वाले आपको, अब आपने लिखा नहीं कि आप किस शहर में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, घर के आसपास का माहौल क्या है, क्यों ऐसा है घर वाले आपको रोकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि घर वाले लड़के को बाहर जाने से रोके हो, ठीक है। अब बात तीसरी है, जितना आपके इस लेटर से मुझे जानकारी मिली है, मैं यही बोलूंगा आपसे कि देखो बेटा, ऐसा है कि लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हम अपने आप को, हम समाज के बहुत सारे आयाम से अछूते रह जाएंगे। हमें अच्छे और बुरे की पहचान तभी होती है जब हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोग भी हमको हमारे संपर्क में आते हैं, क्योंकि अकल बादाम खाने से नहीं आती है, धोखा खाने से आती है, ठीक है। कि आदमी को समझ में आता है कि हाँ भाई, हमने भी इस उम्र में भी हम जो है वो कई लोगों से धोखा खाते रहते हैं। डेली में लोग हमको धोखा देने की कोशिश करते हैं, डेली में हम उनसे कुछ सीखते हैं, अगली बार प्रण करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे भाई, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, और जाने अनजाने वो चल रहा होता है। वो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब करना
चीजों से मिलना लोगों से बंद कर दे। तो घर वालों को भी समझना पड़ेगा कि बच्चे को चार दीवारी में रखकर, घर के अंदर बंद रखकर हम जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। बच्चे को लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। अब आप 18 साल के हैं, बड़े हैं आप, तो आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना है, क्योंकि दुनिया जो है वो इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। आपको लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल पर थोड़ा काम करना चाहिए, और आपको जो है वो प्ले में जो ऐसे ऑर्गेनाइज चीजें होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। आपने क्रिकेट नहीं खेला, आप आउटडोर गेम नहीं खेले 12 साल के बाद से, बुरा है, बहुत बुरा है, क्योंकि आपको एक प्रकार का जो आजादी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं उसके लिए आपका सपोर्ट करता हूं कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन आपको ये जानना होगा क्या आपके घर के आसपास का माहौल वाकई में वैसा है कि जो आपको साथ में नेगेटिव कुछ कर सकता है। क्या आपके आसपास क्राइम रेट काफी है? देखिए, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं इसको लेकर, लेकिन मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप लोगों से मिलना शुरू कीजिए। आप जो है या तो पढ़ने के लिए आप पढ़िए अच्छे से, बाहर कॉलेज में जाएंगे आप, 25 तरह के लड़के मिलेंगे आपको, पूरा हॉस्टल में रहना पड़ेगा आपको, तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि जीवन में कई बार हमको डिसिसिव पोजीशन पाना पड़ता है कि हम डिसीजन कहां पर लें, और उसके लिए कुछ अचीव करना पड़ता है। तो अभी पढ़िए, अभी आप पढ़ने से मन उचाट कर लेंगे तो आप घर से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। अभी आप पढ़ने के लिए ही घर से बाहर निकल सकते हैं, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। फैमिली यदि सपोर्ट नहीं करती तो आप पढ़िए अच्छे से, मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, बाहर का कॉलेज ले लीजिए, आप देखिए कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोकेगा। अपने आप पर फेथ रखिए, कमजोर मत समझिए, क्योंकि कमजोरी जो होती है ना, जब जो आदमी अपने आप को कमजोर समझता है और जो कमजोरी जब उसके ऊपर हावी होने लगती है ना, तो बाहर के लोग उसे और दबाने लगते हैं। दबाव से बाहर निकलना है तो खुद बड़ा दबाव बनना पड़ेगा, दबाव से बाहर निकलना है तो खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो वैसे कोशिश कीजिए। चलिए, आज का तीसरा हम जो है वो मेल लेते हैं। सर, आई एम ऑफिशियल कमांडो ऑफ योर्स। Sir, I am good in studies, got 9.8 CGPA in 10th and 75% in 12th from UP board because of language change. Due to this, my parent expectation is very high with me at the time of 12th. I was not aware of need, but after that, when I got to know, then I started my preparation. But my father admitted me in a college because he didn't want that year got wasted. So I said do preparation. So I said do preparation with your. He said that you do preparation with your BSc, but I got distracted because of not good friend circle and bad relationship. These things always feel me regret. Although I topped in my college every year, I completed my graduation, and after that, due to pandemic, I don't take admission in MSc and take a time to do preparation for NEET seriously. I follow you from 2018, but in 2020 I follow you seriously, but my physics is so weak, so I can't able to do numerical, but I tried my best. I give examination in 2020 first time after preparation and got 379 marks. It break me because I know that I have done my best, but this marks is not good. This doesn't define me. This year I take your subscription and started my preparation again. I follow your training schedule, but sir, my physics is not improving. That's why I am not feeling. I am feeling exhausted. I am bursting at every small things. Sir, please suggest me what can I do to improve my performance. Please, sir, help me. I am feeling depression, loneliness because I can't say this thing to my parents because they think that after coaching my marks will improve and I don't want to hurt their feelings. Please sir, help me. देखो बेटा, आपके मेल को मैंने देखा और उस लेटर से, इस मेल से मुझे लगता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं आपके। यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आपका जो CGPA, आपका परसेंटेज स्कोर है, आपने बहुत अच्छे से आपने अपना एजुकेशन किया, आपने कॉलेज में भी टॉप किया आपने, और आपने बताया कि कुछ रिलेशनशिप का भी इशू हुआ, उसमें कुछ आपके फ्रेंड सर्कल का इशू हुआ। आप अवेयर हो गए ना, आपको मालूम चल गया है कि मेरा फ्रेंड सर्किल मुझे इंप्रूव करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, मुझे जो है रिलेशनशिप में भी सही व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, नहीं तो मैं कहता हूं आपसे कि बैड रिलेशनशिप से कई गुना बेहतर है कि नो रिलेशनशिप के। कोई रिलेशनशिप नहीं है वो बेटर है बजाय इसके कि बैड रिलेशनशिप के, क्योंकि बैड रिलेशनशिप आपको पतन की ओर, पीछे की ओर लेके जाता है।
अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपने एमएससी का एडमिशन नहीं लिया, अभी बीएससी आपने पूरा कर लिया है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने ही पाने को है। आपने कहा कि हमने सर 2018 से मुझे फॉलो किया आपने, थैंक यू वेरी मच बेटा ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन आपने ये भी लिखा कि 2020 से आपने जो है वो सीरियसली फॉलो किया। अच्छी बात है बेटा। 2021 में तुमने कहा कि हमने अभी सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं बेटा, और आपने ये भी कहा कि फिजिक्स मेरा वीक है सर। देखो बेटा, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आपको कोई भी टीचर मैजिकल तरीके से फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें जो है वो फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड जरूरी होता है, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को ध्यान से देखिए और उसके बाद फिजिक्स में आप खुद से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। अमर सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जावेद सर भी जो है वो अब लाइव आने वाले प्रैक्टिस कराने के लिए, तो टीचर्स अपनी पूरी हेल्प कर रहे हैं कि आपको फिजिक्स बनने लगे। और मैंने बोला है अपनी पूरी फिजिक्स की टीम को कि मेरे हर बच्चे का फिजिक्स भाई तुम इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वो 180 आउट ऑफ 180 ला सके। वो आप पूरा दम लगा दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। और बच्चों से मेरा आग्रह यह है कि डरिए मत, डरेंगे तो वो फिजिक्स से कुत्ते के समान है, डॉग के समान है। आप कुत्ता देख के आगे दौड़ोगे तो कुत्ता पीछे पड़ जाएगा, तुम्हारे डॉग बप 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 करके पीछे पड़ जाएगा। आप पलट के खड़े जाओगे तो डॉग रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा सहमेगा, वहां धीमे से बोलेगा, ठीक है, फिर तुम पीछे हट के दुम दबा के भाग जाएगा। फिजिक्स भी ऐसी है, वही डॉग है वो। तुम देख के दौड़ोगे, पीछे दौड़ेगा तो डराने के लिए, और डराने के लिए तुम और तेज दौड़ेगा। फिजिक्स वैसे ही कहती तुमने प्रैक्टिस नहीं किया और डरेगा, और डर लगेगा, हट के फिजिक्स का टीचर लगेगा कि कौन आ गया भाई, क्या बताना चाहता है ये, ऐसा फीलिंग आएगा। मैं कहता हूं डर के आगे ही जीत है। तुम नहीं बनेगा, मुझे भी नहीं बनता था यार, मुझे भी, मैं जब 12th किया तो मैंने भी थ्योरेटिकल पढ़ा, नहीं बना अपने को भी, कौन सी बड़ी बात है। कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लगे कि मन करता था कि नहीं कर लेंगे, अब तो समझ गए हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा पढ़ लिया, बनना चाहिए क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन लाइन से किए, 6 के 6 गलत, 10 किए, 10 के 10 गलत। लेकिन एक दिन वो सा भी आया कि 30 क्वेश्चन का टेस्ट था एसके जन सर के यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पूरे चैप्टर का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा 30 में से 30 सही किए। अगली बार 50 क्वेश्चन का टेस्ट था, 50 में से 50 सही किए। सर ने पीठ थपथपाई और बोला कितना नाम है तुम्हारा? जी सर। गुड, मेहनत करते रहो। दिल खुश हो गया, ऐसा हो गया कि भाई कि अब तो फोड़ देंगे। सर ने बोल दिया पीठ पैर करके कि बेटा मेहनत करो, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वही बंदा है जैसे कि 6 के 6 10 के 10 क्वेश्चन गलत करता था मैं। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने जब फिजिक्स नहीं बनता था और जब मेरे को 100% बनने लगा, इसके बीच मैंने दिन और रात फिजिक्स लगाया। मैंने किताबें, मैंने कहा कैसे नहीं बनेगा यार, जब 12वीं क्लास के लिए पेपर हो रहा तो बनना चाहिए मुझसे, मैं भी 12th पास हूं, क्यों नहीं बनता मुझसे? क्या मैं गधा हूं? क्या मैं उल्लू हूं? ऐसे बोला अपने आप को भाई, चैलेंज किया अपने आप को, क्यों कोशिश किया। एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट, लोगों ने बोला 15 मिनट में क्वेश्चन करेगा तो कैसे पेपर बनेगा तुझसे? अरे मैंने कहा मैं करते 15 का 12 मिनट हुआ, 12 का 10 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 7 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, सेकंड्स में आ गया मैं, क्योंकि मैं समझ गया कि ये राज की बात है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा फिजिक्स। इसलिए बेटा डरना मत। के बीएससी के बाद मैं नीट देने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बीएससी में फिजिक्स नहीं पढ़ता आदमी, तो बस खेल खत्म है। तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको 11th और 12th वाला बच्चा फिजिक्स कर गुजरता है क्योंकि वो पढ़कर आया होता, तुरंत कर लेता समझ। तुमको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तो घबराओ मत। घबराने से परिणाम नहीं मिलते हैं, घबराने से परिणाम नहीं मिलते, मुसीबत से टकराने से परिणाम मिलते हैं। घबराने से परिणाम नहीं मिलते, मुसीबत से टकराने से परिणाम मिलते। टकरा जाइए, मुसीबत चूर चूर हो जाए, इस दम से टकराइए। क्यों नहीं बेटा? घर वाले एक्सपेक्टेड, घर वालों के सबको अपने बच्चे बहुत होशियार लगते हैं। घर वालों के एक्सपेक्टेशंस का होना नॉर्मल है, और तुम होशियार हो, मेरा भी तुमसे एक्सपेक्टेशन है। मैं कह रहा हूं कि तुम अच्छा करोगी, लेकिन तुम यदि मजबूत खुद नहीं बनोगी तो दुनिया तुमको मजबूर बना देगी। यदि तुम खुद मजबूत नहीं बनोगे, दुनिया तुम्हें मजबूर बना देगी। तो तुम्हें सोचना है, करना है। चलिए अगले मेल पे आते हैं हम। गुड इवनिंग सर, यू आर इंस्पिरेशन फॉर मी सर। ए क्वेश्चन इज पॉन्डरिंग इन माई माइंड फ्रॉम मेनी डेज and I feel you are the only person who can give the right answer. Sir, I noticed one thing from my surrounding, that whenever I behave good with people, then they start to dominate themselves.
But if I behave rudely with them, they feel submissive and don't talk to me in bad way. Sir, I always want to serve myself as a good human being, but I observed many cases even in my family. My aunt behaves so nicely with everyone, but in return nobody gives her respect. But in the same place, I have another aunt who always tried to dominate herself, and I feel shocked that nobody in house can even speak with her in loud voice. Sir, I am trying to find answer of this question from many days, that why good people don't get what they deserve. I know it is not a case which is always true, but I mostly found these kind of cases. Sir, please tell me why this thing happens, even the good people compromise with. देखो बेटा क्या होता है, तुमने बहुत अच्छा मतलब दिस इज दी वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन आई एवर गेट, कि किसी ने बोला है कि मेरी एक ऑन्ट है, वो बहुत ही अच्छी है लेकिन उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, जनरली लोग उनको उनके में कुछ ऐसा कहते हैं, पर एक डोमिनेटिंग है। तो वो कहते हैं कि कह रहा, उसका बोलने का पर्पज ये है बच्चे का कि सर मैं ब्रूड बिहेव करता हूँ, लोग डर जाते हैं, जब मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्या होता है बेटा कि आप बिहेव, कोई भी बिहेव आप करते हैं तो आप किसी और के लिए नहीं करते, आप अपने लिए करते हैं। नंबर 1, कोई तुमको तब तक डोमिनेट नहीं कर सकता है जब तक तुम उसकी डोमिनेंसी को स्वीकार ना कर लो। कोई तुमको तब तक सबमिसिव नहीं बना सकता जब तक कि तुम खुद सबमिशन को स्वीकार ना कर लो। तुम्हारा अच्छा होना बुरा होना वो तुम तक सीमित है। दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी वो दुनिया का मामला है भाई, उसको नहीं समझता तो नहीं समझता, बात खत्म करो, हम उसको अवॉइड मार रहे हैं। लेकिन क्या हम बुरे बन जाएं दूसरे के कारण? क्या हम अच्छाई का साथ छोड़ दें हम दूसरे के कारण? तो सब बुरे बन जाएंगे तो दुनिया कैसी हो जाएगी? तो इफ एवरीबॉडी थिंक लाइक दैट कि हर आदमी बुरा बन जाएगा तो दुनिया कैसी हो जाएगी? क्या तुम उस दुनिया में ट्रस्ट कर पाओगे किसी पे? नहीं कर पाओगे। तुम अच्छे हो ये एक रिस्पेक्ट को जनरेट करता है, तुम अच्छे हो ये तुमको लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है, तुम अच्छे हो ये एक एफडी के समान है कि बैंक में एक एफडी रखी हुई है लाखों रुपए की, 10-20 साल के बाद देखोगे तो करोड़ों बन चुकी हो। तुम बुरे हो ये एक ऋण के समान है, नेगेटिव है कि तुम्हारा लोन माइनस में जा रहा है, माइनस करके एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी, बुरे से कीमत चुकानी पड़ेगी। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े पॉपुलर आदमी थे, शांत स्वभाव के आदमी थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो एक शराब खाना था, पुराने समय की बात है, वहां पर शराब खाना नहीं था, वो एक्चुअली वो था एक टी स्टॉल था, मैं गलत बोला मैंने, एक टी स्टॉल था, एक चाय की दुकान थी, और वो अफगानी चाय की दुकान जो है वहां पे कहीं पे मुल्ला नसरुद्दीन वहां कहीं रहते थे, मिडिल ईस्ट का एरिया था वहां पर। तो वहां पे चाय कॉफी की एक दुकान थी। मुल्ला नसरुद्दीन जो है रोज चाय कॉफी की दुकान पे सुबह सुबह उठने के बाद अपना तैयार होके उस चाय पीने एक गिलास भर के बढ़िया चाय पीने के लिए दुकान पर जाया करते थे। दुकानदार बड़े अच्छे प्यार से उनको चाय देगा, लेकिन कुछ दिनों से वो देखा था दुकानदार की एक आदमी है, वो एक लड़का है जो 18-20 साल का, बहुत ही बदतमीज, वाहियात, गाली गलौज के सिवा बात नहीं करता, किसी आदमी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो लड़का रोज आता है मुल्ला नसरुद्दीन के पास में। मुल्ला नसरुद्दीन जो एक टोपी लगाया करते थे, तो वो आएगा और पास से निकलेगा, टोपी पे हाथ मारेगा, टोपी नीचे गिर जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन धीमे से उठेंगे, अपनी टोपी उठाएंगे, फिर पहन लेंगे। जब लड़का वापस निकलेगा फिर से हाथ लगा मारेगा टोपी पे, टोपी वो नीचे गिर जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन फिर से टोपी को उठा के लगा लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा उसने एक बार किया। मुल्ला को गुस्सा तो बहुत आया, मुल्ला नसरुद्दीन गुस्सा होता है, लेकिन चुपचाप रहे, वो शांत है। उनका क्या क्यों सुबह का अपना मूड खराब करूंगा, झगड़ा करूंगा, 4 बातें बोलूंगा, ऐसे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं बोले। इस बात को रोज वो मुल्ला नसरुद्दीन टाइम पे पहुंचते, लड़के को मजा आने लगा, लड़के को डोमिनेटिंग फील लगे, देखो मैं दादागिरी हो के मैं टोपी पे हाथ लगा गिरा देता हूं, कुछ बोल भी नहीं पाता है आदमी। मुल्ला नसरुद्दीन के वो लड़का मजे लेने लगा। मजे लेते लेते महीना भी गुजर गया। दुकानदार बोला, यार मुल्ला तुम कैसे आदमी हो यार, रोज आता है, रोज अपमान कर रहा था तुम्हारा, रोज वो आदमी आता है तुम्हारा अपमान करता है, रोज वो टोपी तुम्हारी हाथ मार के जो है वो गिरा देता है, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। मुल्ला बोलता है कि क्या बोलूं उससे यार, वो उसका व्यवहार वैसा है, मैं अपना व्यवहार थोड़ी ना बिगाड़ लूंगा, झगड़ा कर लूंगा उससे, अल्लाह देख रहा, सब दंड मिलेगा उसे। एक दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन जब टी कॉफी शॉप पहुंचते, देखते हैं यार उनकी जिस चेयर पे वो बैठा करते थे वहां पे कोई और बैठ गया है, और थोड़े बाहर बादल थे, तो अंदर जो टी कॉफी स्टॉल था वहां पे थोड़ा अंधेरा भी था। पहले के जमाने में लाइटें वाइटें तो होती नहीं थी, तो अंधेरा भी था।
चेहरा भी कम दिखाई पड़ा था कि कौन है, नहीं दिखाई पड़ा। वो मुल्ला के समान ही टोपी लगाया था वो आदमी मुल्ला के समान टोपी लगाकर उसी की चेयर पर बैठ के, जहां वो बैठा करता था मुल्ला नसरुद्दीन, वहां बैठकर वो अपना कॉफी पी रहा था। मुल्ला ने देखा मैं एक काम करता हूं, मैं कहीं और जाके बैठता हूं। मुल्ला किसी किनारे पे जाके बैठ गया। वो लड़का मस्त, बिल्कुल मस्त चाल में आया कि मुल्ला फिर बैठा हुआ है। आया, टोपी पे सर हाथ मारा, टोपी नीचे गिरी, वो आदमी खड़ा हुआ, तलवार निकाली, लड़के में एक मारी, सिर धड़ से अलग। कौन था वो आदमी? वो एक अफगान सैनिक था, और वो सैनिक था, उसके लिए उसकी टोपी उसकी इज्जत का प्रतीक थी। उस लड़के ने जैसे टोपी पे हाथ मारा, टोपी नीचे गिरी, उस सैनिक ने उठ के तलवार से गला काट के खत्म, प्राण खत्म उस लड़के के। द स्टोरी एंड्स। क्या समझ में आया? मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ नहीं किया, अपना बुरे आदमी को बुरे काम का दंड एक दिन मिलता है। आप किसी से बुरा बोलिए, दंड एक दिन मिलेगा आपको। बुरा करिए। आप उस लड़के को लगता रहा कि 1.5 महीने वो डोमिनेट कर रहा था, पर क्या लड़का वो डोमिनेट कर पाया? क्या हुआ? प्राण चले गए। यदि वो लड़का ये ना करता तो क्या होता? बचा रहता। पर सच्चाई तो वही है। तो इसलिए ये जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना, ये बताने के लिए दिया कि तुम ये मत सोचो, तुम आज देखते हो कि आज वो डोमिनेट, अब तुम ये देखो, तुम्हारी जो आंट है, जो अच्छा व्यवहार करती है, उनकी तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो। तुमने लिखा चिट्ठी में अच्छी है वो, तुमने लिखा चिट्ठी में अच्छी है वो, और जो बुरा व्यवहार करती है तुमने लिखा कि वो अच्छी नहीं है। बस ये काफी है बेटा, ये काफी है, ये काफी है। ये जो पीछे बैकग्राउंड में इकट्ठा हो रहा है ना, अच्छा वो काफी है। इसीलिए कभी भी अच्छाई का साथ मत छोड़िए, अच्छे व्यवहार को मत त्यागिए। अस्थायी रूप से बुरी ताकतें हावी हो सकती है, टेम्परेरी तौर पर बैड पीपल में डोमिनेट यू, पर इन लॉन्ग टर्म पीपल विल रिमेंबर ओनली। लंबे समय में लोग आप ही को याद रखेंगे, लोग आप ही की इज्जत करेंगे। इज्जत पाना और याद रखे जाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास खूब पैसा होगा, सब कुछ होगा, तब सिर्फ तुम अपने नाम के लिए और अपने रिस्पेक्ट के लिए काम करोगे, तब तुम समाज के लिए काम करोगे। इसलिए बेटा अच्छाई का साथ मत छोड़ना। तो आज के हार्ट कनेक्ट के इस एपिसोड में मैं यही बोलूंगा आपसे कि जीवन में बेटा बहुत तरह की समस्याएं आती है, बहुत तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन याद रखना अच्छे से कि जीवन है तो चुनौतियां हैं, और चुनौतियां हैं तो उनसे लड़ने का साहस हमको जुटाना होगा। जब लड़ेंगे और मजबूत होंगे तो कोई मजबूर नहीं समझेगा। अपनी मजबूरी पर मजबूती से प्रहार कीजिए, अपनी मजबूरी पर मजबूती से प्रहार कीजिए और जीत ऑल।